वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट माइंड्स। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इनसाइड इंडिया चैप्टर कंप्लीट किया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। एंड फिर हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए। हमने देखा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक थे, उनका लाठी क्लब था। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में इसके प्रीवियस में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको इस बार वहाँ पे रिवाइज करवा देती है। जैसे यहाँ पे जब हम तिलक जी के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मेंशन है कि हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो इनका 2 मैगज़ीन था, एक था केसरी एंड दूसरा था महारथा। ये 2 जो इनके मैगज़ीन थे, इन्होंने यहाँ पे उसको अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखते थे कि वो लोग कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या क्या है। वो मतलब लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते थे। और इनका लाठी क्लब भी था, जो हमने इसके अभी प्रीवियस लेक्चर में किया था। एंड महारथा जो था वो भी उनका एक मैगज़ीन था और केसरी भी था। तो ब्रिटिशर्स ने इनको इसके लिए इनको इम्प्रिज़न भी कर दिया था, डिटेन भी कर लिया था, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे थे कि आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि वो वॉयलेंस करें। वो वॉयलेंस करें और इस तरीके से उनको जेल में भी डाल दिया गया था। फिर वो बाहर निकल के आए ऑलमोस्ट 1916 में, तब जाके हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे लखनऊ पैक्ट होगा। लखनऊ पैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स थे, जो कि अलग हो चुके थे 1907 में, वो यहाँ पे आके यूनाइट होंगे। तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और हमने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जैसे कि अनुशीलन समिति। स तो हमने बहुत सारा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखा था यहाँ पे। तो यहाँ सॉरी, यहाँ हमने देखा था अनुशीलन समिति, जो कि हमारे वीडी सावरकर जी का था। फिर मित्र मेला था। फिर हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ये यहाँ पे ये जाके बाद में अनुशीलन समिति भी बनेगा। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में फॉर्म हुआ। फिर इसी को यहाँ पे एक और इसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। फिर हमारा काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड जो होता है वो ऑलमोस्ट 1929 के टाइम पे होता है, यही टाइमलाइन है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, बिस्मिल रहते हैं, सुखदेव राजगुरु। इन सबको हैंग कर दिया जाता है। और जो हमारे आज़ाद रहते हैं, ये भाग जाते हैं। हमने इसको कैसे याद किया था कि जो आज़ाद हैं, वो आज़ाद थे, तो इसीलिए वो भाग गए। तो इनको ब्रिटिशर्स पकड़ भी नहीं पाए थे। इनका एनकाउंटर किया था अभी ये प्रयागराज में, शायद ये आरपीओ फील्ड है, हमने पढ़ा था इसके प्रीवियस चैप्टर में। अब हम आगे अपना जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इन सब हम इसका कंटेंट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है। जो भी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया होंगी या जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, उसका उसके लिए उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1905 में, एंड काइंडली आप लोग टाइमलाइन भी याद रखिए, क्योंकि यूपीपीएससी क्रोनोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं और पूछेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना। फिर आपको वो याद नहीं होता है, तो फिर आप उसको अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप ईयर के साथ में याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामाजी कृष्णा वर्मा जो थे, उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया लंदन में। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी। इन्होंने नेशनलिस्ट स्टूडेंट को होस्ट किया, जिसका नाम इंडिया हाउस रखा, ताकि वो रेडिकल इंडियन, वो वो चाहते थे कि वो थॉट्स को रेडिकलाइज करें। वो लोगों के अंदर वो लेके आए कि उनके अंदर एक ऐसे उनके अंदर एक चिंगारी लाई कि आपको अपने देश को आज़ाद कराना है। तो उस थॉट के लिए इन्होंने इसको एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा। उसके बाद एम क्या था कि सेल्फ रूल को एस्टेब्लिश करना है, कैसे नेशनलिस्ट आइडिया को प्रमोट करके। और यहाँ पे फिर उसके बाद इन्होंने एक मंथली जर्नल भी स्टार्ट किया, जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया, वहां पे लंदन में बनाया। और इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, उनके थॉट्स को रेडिकलाइज करने के लिए, और ताकि ये प्रमोट कर पाए जो भी नेशनलिस्ट आइडियाज हैं। और इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक मंथली मैगजीन भी स्टार्ट की थी, जो कि 1905 में ही किया था, जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द गदर पार्टी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 अप्रैल 1930। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और उसके बाद जो इंडियन जो हमारे कनाडा में है, यूएसए में है, उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। और 1930 में जो सोहन सिंह भाखना थे, उन्होंने एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो सोहन सिंह भाभना जी ने इसको बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। ये सोसाइटी ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, गदर। ये तुम्हें याद रहेगा कि गदर पार्टी है, तो उन्होंने गदर नाम की एक मैगजीन जो है वो रिलीज की थी। और ये गदर पार्टी जो है, ये इसीलिए गदर पार्टी के नाम से फेमस हुई थी कि क्योंकि उन्होंने एक मैगजीन निकाला था गदर नाम का। लाला हरदयाल जो थे वो टॉर्च बेरर थे इस पार्टी के। इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी ऐसा काम होता था इस पार्टी में जो कि एक डायरेक्शन दिखाना होता है, जैसे कि हम बोलते हैं पीवाई की जिया, वो हमारे लिए एज अ गाइडिंग लाइट है, टॉर्च बियरर है। तो ये इसका मतलब यही होता है कि उसको दिशा जो है वो गदर पार्टी को, उसको लाला हरदयाल जी ने दिया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग बरकतुल्ला, रसबेरी बोस, महाराजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभाई एंड पंडित काशीराम, ये प्रोमिनेंट मेंबर थे। इसको आपको इसके पहले भी हमने देखा था कि सोशलिस्ट पार्टी के कौन-कौन से मेंबर थे। तो हमने आपको याद नहीं करना है। जब आप 3-4 बार रिवाइज़ करेंगे एंड आप बार-बार उस नेम को पढ़ेंगे, तो आप एक टाइम के बाद देखेंगे कि आपको कुछ नेम अपने आप याद हो चुके हैं। जैसे कि गदर पार्टी की जब हम बात करते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए कि बरकतुल्लाह, उसके बाद रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभाई और पंडित काशियार। बस आप 2-3 बार इसको रिविज़िट करिए, आप इसको याद कर लेंगे। ये इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि रस बिहारी बोस, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह, ये लोग किस चीज़ से एसोसिएटेड है, किस पार्टी से? तो आपको पता होना चाहिए कि ये गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप विद बरकतुल्लाह खान फाउंडेड द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। तो अगर इनकेस क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया का कहाँ पे बना था? अफगानिस्तान। किसने बनाया था? राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह खान ने बनाया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन December 1, 1915, राजा महेंद्र प्रताप हिमसेल्फ बिकेम प्रेसिडेंट। महेंद्र प्रताप जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे। सॉरी, महेंद्र प्रताप जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे एंड जो हमारे बरकतुल्लाह थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्रेसिडेंट कौन थे? जो हमारे महेंद्र प्रताप जी थे। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जो हमारे बरकतुल्लाह थे, क्योंकि याद रखिएगा। जो मैडम कामा है, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो इंडिया के बाहर ही फॉर्म हुआ था, तो उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। बाद में वो दादा भाई नौरोजी से भी मिलेंगी और वो पर्सनल सेक्रेटरी भी थी उनकी उसके बाद। तो ये हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हुआ। देखिए मैडम कामा जो है वो 1861 में उनका जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स वर पारसी, उनके पेरेंट्स जो थे पारसी थे। पारसी कल्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। हम जैसे कि जानते हैं कि पारसी कल्चर में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी, जैसे कि इन मान लीजिए कि कोई 2 लोग हैं पारसी के, तो वो इंटर रिलीजन ही वो शादी करते हैं और उनका ऐसे ही शादी होता है एंड उस रिलीजन के बाहर उनकी शादी नहीं होती है। अगर इन केस किसी ने कर लिया तो वो पारसी कम्युनिटी जो होती है उसके बाहर वो लोग शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिर ये इम्प्योर होगा। जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो प्योर और इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है, वो पारसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर इन केस मान लीजिए कि किसी ने अपने कम्युनिटी से बाहर शादी कर ली, तो वो बोलेंगे कि इनका ब्लड जो है ना वो इम्प्योर हो गया है। तो वो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं उस कम्युनिटी से और वो ब्लड की प्योरिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिसीज़ होती है जो कि अगर इन इंटर कम्युनिटी हो रहा है या फिर अगर आप बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में शादी करते हैं, तो फिर वो डिसीज़ होने का भी रहता है, जो कि बहुत सारे डिसीज़ अभी हमने देखे हैं जो कि इस वजह से इमर्ज हुए हैं। इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ भी आई
कि जो इंटर कम्युनिटी मैरिज होती है, फिर जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो शादी करते हैं, उनमें बेसिकली प्रॉब्लम आती है। उनमें डिजीज होता है, जो भी बेबीज होते हैं उनमें। तो इस ये इनका बहुत ऐसा कल्चर है कि ये बाहर जो है वो शादी नहीं करते, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होते जा रही है। एंड ऑल्सो हम बात करते हैं, मतलब इनका एक टावर होता है, ऐसे टावर बना हुआ होता है, उस पे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है उनपे। और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उनका जो आफ्टर डेथ रिचुअल होता है, उसमें बेसिकली उनकी बॉडी को ऐसे ही ओपन में प्लेस किया जाता है, जिसको स्काई मीन्स स्काई वो बोलते हैं, स्काई बरियर बोलते हैं, जिसमें बेसिकली उनकी बॉडी को ऐसे ही प्लेस कर दिया जाता है। और फिर उसको वल्चर्स और मतलब जो भी ईगल होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो उनकी बॉडी पे फीड करते हैं। और फीड करने के बाद में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये बॉडी जब ये इस पे रखेंगे तो ये नीचे नहीं खिसकती है, यहाँ पे नहीं जाती है। लेकिन जब ये पूरी की पूरी बॉडी वो लोग फीड कर लेते हैं, ऊपर का पूरा जो भी मसल्स वगैरह सब फीड कर लेते हैं, सिर्फ बोन्स बचता है, तो ये धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे खिसकते-खिसकते वो बॉडी इसके अंदर में गिर जाती है। तो ये स्काई बरियल में बिलीव करते हैं जो पारसी कम्युनिटी है। और ये ऐसा मानते हैं कि अगर इन केस वो बरी करेंगे या फिर वो क्रीमेट करेंगे बॉडी को, तो वो ऐसा मानते हैं कि इससे जो भी हमारा नेचुरल एलिमेंट है हमारे अर्थ का, वो बेसिकली जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो प्योर नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये टावर ऑफ साइलेंस है जो कि आई थिंक मुंबई में लोकेटेड है। हाँ, मुंबई में ही लोकेटेड है पावर ऑफ टावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनका जो रिचुअल है वो थोड़ा डिफरेंट है। फिर अभी ड्यू टू इन्वायरमेंट इफेक्ट और ये सारी चीजें, अभी यहाँ पे पहले एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक जिस तरीके से वो इलेक्ट्रिक वाला होता है जहाँ पे वो बॉडी को बरी कर देते हैं, तो अभी एक्सेप्टेबल है ये, पहले नहीं था। तो ये है, तो इनकी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा हमने देखा कि पारसी कम्युनिटी है क्या। रतन टाटा जी भी पारसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं थे। तो उन्होंने उनका भी इलेक्ट्रिक वो ही हुआ था, क्रेमेशन ही हुआ था, नॉट क्रेमेशन बट वो इलेक्ट्रिकल बरी हुआ था उनका बेसिकली। सो देखते हैं यहाँ पे। सो पारसी कम्युनिटी के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली, आप कहीं भी इसको मेंशन कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे हम साइंस में क्वेश्चन लिखते हैं अबाउट जो इंटर कम्युनिटी जो भी शादियाँ होती है उससे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, आप वहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। जो उनका इंट्रा कम्युनिटी मैरिज होता है, जो कि बहुत ही एक उनका बहुत स्मॉल ग्रुप है, उसमें वो शादी करते हैं। इस वजह से उनमें बहुत सारे जो जेनेटिक डिजीज है उसका रिस्क बढ़ चुका है। और पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। और विद इन जो इंट्रा कम्युनिटी मैरिजेस होते हैं उसमें इनफर्टिलिटी वगैरह के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो भी जब इंट्रा कम्युनिटी जो मैरिजेस होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बिकॉज़ ऑफ वो जो जेनेटिक डिफरेंस नहीं आ पाता है, जीन पूल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाता है, जिस वजह से इशू आता है। चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं। शी सर्व्ड एज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ दादाभाई नौरोजी इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। शी वॉज मैरिड टू रुस्तम जी हु वॉज एन एडवोकेट एंड अ सोशल वर्कर। तो हाँ, इनकी शादी रुस्तम जी से हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। भिखाजी रुस्तम कामा was a supporter of revolutionary nationalism. She operated revolutionary activities from Europe and America. She participated in International Socialist Congress जो कि जर्मनी में हुआ था, जहाँ पे ये पहली पर्सन बनी जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को फॉरेन लैंड में पोस्ट करा था, मतलब फहराया था। जो कि किसने डिजाइन किया था? बीडी सावरकर, श्यामाजी कृष्ण वर्मा और भिखाजी रुस्तम, तीन लोगों ने मिलकर। ये बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा जो मतलब कि फॉरेन लैंड जर्मनी में किस कौन सा ऐसे पहले पर्सन थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट करा था, तो ये यही थी। और इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदनलाल धिंगरा जी के बारे में। एंड उधम सिंह वेर हैंग फॉर असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंग्लैंड। इनको बेसिकली इंग्लैंड में हैंग कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने असैसिनेट किया था, ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनका। ये यहाँ पे देखते हैं, मदन लाल धिगरा ऑन 1 जुलाई 1909 शॉट एंड किल्ड कर्जन वाइली हु वाज द पॉलिटिकल एड डे कैम्प टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड कोवाजी ललकाका ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ओके,
मतलब इन्होंने बेसिकली करजन वैली का और एक और पर्सन थे जिनका नाम था कुवाजी ललकाला, इनकी इन्होंने असैसिनेट किया था इनको। उधम सिंह किल्ड माइकल ओडायर, वो हमने देखा था, हम अभी देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं है। जो हमारा जलियांवाला बाग में से कैर होगा, तो वहां पे जो जनरल ओडायर थे उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि आप जाके जो भी लोग थे उन पे हथियार नहीं था, उन पे उन्होंने बोला कि आप गोलियां चलाओ। बट उधम सिंह ने गलती से दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने मार दिया था। तो ये उन्होंने गलती से दूसरे को किल कर दिया था। In London in March 1940, he was responsible for endorsing and upholding the action taken during Jallianwala Bagh massacre. But वो दूसरे जो थे वो दूसरे थे, वो ये नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। The Kamagato Maru was a Japanese streamliner chartered by at an influent Punjabi businessman Gurdeep Singh to bring Indian immigrants to Canada. ये कामाता गारू का इंसिडेंट, सॉरी, कामागाता मारू का इंसिडेंट ये है कि ये एक शिप थी जिसमें लोग कनाडा जा रहे थे बैठ के, एंड देन उनको वहां पे बेसिकली उनकी गवर्नमेंट ने वहां पे अलाउ ही नहीं किया इंडियन लोगों को। फिर वो वापस कनाडा से वापस आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने इस बात के लिए विरोध किया था। द शिप डिपार्टेड इन 1914 टेकिंग 360 इंडियंस टू कनाडा for Canada's Vancouver port, but the Canadian authorities refused their entry in Canada. सॉरी, वो थोड़ा फंबल हो गई थी मैं। जो कैनेडियन अथॉरिटीज थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो इंडियंस हैं इनको हम कनाडा में नहीं आने देंगे। A shore committee was constituted to protect the right of Indian traveler under the leadership of Hussain Rahim, बलवंत सिंह एंड सोहन लाल पाठक। तो आप एक शोर कमेटी के बारे में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि वहां पे कौन कौन उसमें मेंबर था। तो बस आप ऐसे याद रखिए कि हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे और सोहन लाल पाठक थे। देखिए, उनको लोगों पे रहम आ गया, तो हुसैन राहिम, उनको रहम आ गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप कैसे मना कर सकते हैं कि इंडियन जो है वो कनाडा में जब वो शिप के थ्रू गए तो आप उनको उतरने से कैसे मना कर सकते हैं। तो उनको रहम आ गया, तो पहला हो गया राहिम। दूसरा, आप बल से ही लड़ेंगे, अगर आपके पास बल नहीं है तो आप कैसे लड़ेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कोई और अथॉरिटी। तो एक बलवंत सिंह थे, हमने दो नेम याद कर लिया कि शोर कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे। देखिए, वो शोर पे नहीं उतरने पाए, मतलब कनाडा के शोर पे नहीं उतरने पाए वैंकूवर पोर्ट पे। तो यहाँ पे उनको रहीम, हम बोलते हैं ना कि रहम आ गया, जिसको हम लोग दया भी बोलते हैं। तो पहले क्या होंगे राहीम, दूसरा आपको बल चाहिए उनसे लड़ने के लिए बलवंत, और तीसरा थे सोहन लाल पाठक। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, पाठक पाठक मतलब आप इसको पढ़ाई से एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर आपको बल भी चाहिए साथ में आपको पाठक, मतलब आपको बुद्धि भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, तो सोहन लाल पाठक आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। जब आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे करके याद करेंगे, ट्रस्ट नहीं, आपको बहुत जल्दी याद होगा। जैसे कि आपको याद हो चुका होगा कि रहीम है वो, मतलब हमें रहम, उन्होंने रहम किया मतलब रहीम। उसके बाद उन्होंने बल था उनके पास तभी वो लड़ सके अगेंस्ट अथॉरिटी, तो बलवंत। और उसके बाद उनको उनको पढ़ना भी आना चाहिए, तो वही सुनहलाल पाठक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा, इंडियन भगवान सिंह बरकतुल्ला रामचंद्र सोहन सिंह ऑल्सो कैरिड आउट अ मूवमेंट इन फेवर ऑफ इंडियन इमाइग्रेंट्स। मतलब ये सब लोग थे जो कि बरकतुल्ला थे, भगवान सिंह थे और रामचंद्र थे। अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान में फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी इंडिया की, जो कि हमारे बरकतुल्ला और महाराजा प्रताप हैं वो बनाएंगे। तो बरकतुल्ला हमारे पीएम रहेंगे और जो महाराजा प्रताप सिंह है वो हमारे क्या रहेंगे, वो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। अभी हमने इसके पहले देखा। When Kamagata Maru reached the Baj port at Calcutta, a clash occurred between angered passenger and British police. In firing by the police, 20 of the passengers were killed, one wounded, and 202 passengers were sent to jail. मतलब जब उन्होंने वापस आके इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने गोलीबारी की। उस फायरिंग में 20 पैसेंजर जो थे वो मर गए, एक जो है वो डूब गए, और 202 पैसेंजर जो थे वो उनको जेल भेज दिया गया। रश बिहारी बोस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट जो कि जापान में रह रहे थे। He organized a conference in Tokyo on 28 to 30 March 1942 to discuss political problems of India. This conference was given and organized from in June 1942, and Subhash Chandra Bose was invited.
Rash Bihari Bose founded Indian Independence League in this conference and unanimously elected as the president of the league. तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाया था? हमारे रस बिहारी बोस ने। और प्रेसिडेंट भी उसकी वही बने पहले। चलिए, अभी हमने इसका वो देख लिया है, अब हम आगे देखते हैं। द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाई, तो किसने शुरू किया था? ये हमारे श्यामा जी कृष्ण वर्मा जी ने शुरू किया था। यहाँ पे एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। देखते हैं इसको हम लोग। इन February 1905 एट लंदन, श्यामाजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी। इन्होंने एक student hosted named as Indian House to foster radical national thoughts. The aim of this society was to establish self-rule by intimidating the British government. From here, a monthly journal जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, वो भी स्टार्ट हुआ 1905 में। श्यामा जी डिपार्टेड फ्रॉम लंदन फॉर पेरिस ड्यू टू ओवर एक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड लेटर टू जिनवा। मतलब ये फॉरेन में वो जगह जगह जा रहे थे ताकि वो ये सब चीजें कंटिन्यू कर सके, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये बहुत टाइम तक रहे, तो वहाँ की गवर्नमेंट एक्टिव हो गई। अच्छा, ये कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा है, तो इस वजह से ये पहले कहाँ पे गए? पहले ये लंदन में थे, फिर ये पेरिस गए, फिर ये जेनेवा में गए। तो अभी हमने इतना देख लिया है कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा जी थे, उन्होंने होम रूल सोसाइटी इस शुरुआत की लंदन। श्यामा जी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, द इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन, अभी हमने देखा 1900 नहीं, 1901 नहीं, 1902 नहीं, 1905, हाँ, ये हमारा 1905 नहीं है। इंडियन हाउस इन लंदन वॉज एस्टेब्लिश बाई, अभी हमने देखा कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन? श्यामा जी कृष्ण वर्मा। चलिए हम इसको मेक चीज कर लेते हैं। एक मिनट, कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड जो भी था, हम उसको एक बार मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बार एग्जाम में पूछे, फिर से पूछ लेंगे। चलिए देखते हैं। देख, तो यहाँ पे है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इंडियन टाइम दे। हाँ पे इन्होंने शुरू किया था लंदन, और कब किया था? 1905 में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने इंडियन हाउस, ये था एक, जो कि एक कॉन्फ्रेंस था ताकि लोगों को रेडिकलाइज किया जाए कि भाई इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैसे इंडियंस को परेशान कर रही है। फिर इन्होंने एक द इंडियन सोशलिस्ट नाम की एक मैगजीन भी पब्लिश की। चलिए ठीक है, डॉक्टर है। इन्होंने इंडियन हाउस कहाँ पे फॉर्म किया? लंदन में। हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन प्रोफेसर बने थे इंडियन फिलोसफी के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1911 में? तो सोहन सिंह भागना, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरदयाल, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पे आंसर दिया है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वो एक इंडियन रिवोल्यूशनरी और स्कॉलर थे। वो अपॉइंट किए गए थे इंडियन फिलोसफी और संस्कृत पढ़ाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएस में लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में। तो जो स्टैनफोर्ड, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सेलेक्ट हुए थे फिलोसफी एंड संस्कृत पढ़ाने के लिए? तो लाला हरदयाल। याद रखिएगा, बीपीएससी वाले तो खासकर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी? तो अभी हमने गदर पार्टी के बारे में पढ़ा था, इसके कुछ लीडर्स भी हमने देखे थे। तो यहाँ पे लाला हरदयाल जो थे, उन्होंने ही इसको फॉर्म किया था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाभना, इन्होंने फाउंड किया हिंदुस्तान यहाँ पे देखते हैं, sorry, हाँ, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था गदर। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में क्या बोला गया? गदर पार्टी। लाला हरदयाल जो थे, ये इसके एक, मतलब वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे एंड टॉर्च बेरर के। अदर मेंबर जो थे वो हमारे राजा महेंद्र प्रताप, उसके बाद हमारा अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, उसके बाद भाई परमानंद, करतार सिंह सरवार एंड पंडित काशीराम। ये हमने देखा था।
तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इनके सोहन सिंह भाखना जो है वो नाम दिया रहता है तो आपको वहां पे वो सेलेक्ट करना है। बट अभी वो नहीं दिया था तो गदर पार्टी, क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। और अदर मेंबर कौन से थे? राजा महेंद्र प्रताप, करतार सिंह साराभा और पंडित काशीराम, भाई परमानंद, मैडम भिखाजी कामा, अब्दुल रहमान। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है वो और भी मेंबर थे। नेक्स्ट है, हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी। तो यहाँ पे देखिए वीडी सावरकर, नहीं इनका हमने पढ़ा था अनुशीलन समिति, मित्र मेला और ये सब। उसके बाद हमने देखा कि रस बिहारी बोस, ये तो लास्ट में हमने देखा कि 1942 में ये सैन फ्रांसिस्को में हमें दिखाई देंगे, हम इनके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो नहीं है। उसके बाद मदन लाल ढींगरा, नहीं है। लाला हरदयाल हमने भी देखा। यहाँ पे दिया हुआ है गदर पार्टी वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर 1907, 1913, 1917, 1920। तो अभी हमने देखा कि वो 1913 था। सो मैंने देखते हैं हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। तो अभी हमने देखा वो लाला हरदयाल। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय अजीत सिंह, लाला हंसराज, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, यहाँ पे गदर मूवमेंट जो दिया है वो फिर हम इनका नाम लिखेंगे सोहन सिंह भाखना जी, क्योंकि जो हम इसको फिर से मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गदर पार्टी है इसको फाउंड तो करेंगे सोहन सिंह भाखना जी, लेकिन इसके वन ऑफ द मेंबर लाला हरदयाल थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इनको इससे एसोसिएट किया जाता है। और भी लोग थे जैसे मैडम भिखाजी कामा, अब्दुल रहमान, भाई परमानंद, उसके बाद हमने देखा पंडित काशीराम। तो ऐसे आप याद रखेंगे, बार बार आप नामों को पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। आपको क्रैम नहीं करना है, आपको बस उसमें इतने ध्यान से पढ़ना है कि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन में आए तो आपको याद रहे, अच्छा मैंने यहाँ पे पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। Among the following was the first chairman of गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, पंडित काशीराम, केसर सिंह। देखिए यहाँ पे लिखा है सोहन सिंह भाखना। दी गदर पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यहाँ पे इंडियन के द्वारा बनाई गई थी, जो कि यूएस और कनाडा में सेटल थे 1913 में। वो उनका एम ये था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस हो ब्रिटिश रूल के उस पे। और यहाँ पे मेंबर्स थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह साराभाई, रश बिहारी बोस। उसके बाद सोहन सिंह भाखना जो थे वो हमारे फर्स्ट शेयर थे गदर पार्टी के। द पार्टी यूज टू पब्लिश गदर न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश इन उर्दू, पंजाबी, गुजराती, हिंदी। मतलब ये बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश होती थी ताकि ये हर लोगों तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फाइटर्स। हु अमंग द फॉलोइंग वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। अगर इन केस मान लीजिए किसी ने पहले पढ़ा होता यहाँ पे घटना चक्र में, जीसी जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आप कुछ भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, फिर आप फैक्ट भी करना चाहते हैं। तो हिस्ट्री में तो आपको करना चाहिए घटना चक्र, जो ये वाली होती है स्प्लिट वाली। क्योंकि जो एक आती है पूरी सिर्फ यूपीपीएससी की, उसको भी करिए, इसको करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे स्टेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड आपको जितने भी फैक्ट्स होंगे एक जगह मिल जाएंगे। अगर इनकेस किसी ने 2015 में यूपीपीएससी वाला यहाँ से जीसी करके गए होते तो आप देखिए यहाँ पे कि वही क्वेश्चन 2022 में आया है यूपीएससी में। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना होता है, बस आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बैरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और उसके बाद है रस बिहारी बोस। तो हमने यहाँ पे सिर्फ रस बिहारी बोस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे लिखा है वो ऑफ द अबव वाज देयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो हमने बैरेंद्र घोष पढ़ा ही नहीं, जोगेश चंद्र चटर्जी पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ रस बिहारी बोस के बारे में पढ़ा। और हमने देखा कि यहाँ पे और भी लोग हैं जैसे मैडम भिखाजी कामा रहेंगी, फिर भाई परमानंद रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक लाला हरदयाल रहेंगे, सोहन सिंह भाभना। तो आप ऐसे याद रखिए तो आपको वो दोनों जगह हेल्प करेगा। इन द गिवन ऑप्शन रस बिहारी बोस वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व विद द गदर पार्टी। बैरेंद्र कुमार घोष जो थे वो अलीपुर बॉम्ब से रिलेटेड है। योगेश चंद्र चटर्जी जो है वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी में थे। तो हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो पहला है लाला हरदयाल, ये तो हमने देखा। पंडित रामचंद भी हमने देखा। बरकतुल्लाह भी हमने देखा। खुदीराम बोस जो थे वो नहीं एसोसिएटेड थे। वो यहाँ पे हमने देखा ही था कि जो हमारे खुदीराम बोस हैं
ये किंग्सफोर्ड पे बेसिकली बॉम्ब गिराएंगे, उनका ये रहेंगे, और प्रफुल्ल चाकी रहेंगे, तुमने देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो वाइफ हैं और जो उनकी डॉटर है, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमने ये देखा था, हम पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। गदर पार्टी जो है हमने देखा 1913 में स्टैब्लिश हुआ, और ये यूएसए एंड कनाडा के जो भी इंडियंस वहाँ पे सेटल थे उन्होंने फॉर्म किया था। इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाखला प्रेसिडेंट थे। उसके बाद रामचंद्र, बरकतुल्ला, और हमारे रसबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, परमानंद, करतार सिंह, ये सब लोग उससे एसोसिएटेड है। यहाँ पे देखिए, खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब ऑन किंग्स फोर्ट अलोंग विद प्रफुल्ल चाकी ऑन 30 अप्रैल 1908। तो मतलब ये काफी पहले थे, जैसे कि 1908 में थे ये यहाँ पे, मतलब इन्होंने ये किया था। और ये 1913 में यहाँ पे एक्टिव नहीं थे, जो कि, और ये यहाँ पे जो गदर पार्टी है यहाँ पे यूएसए में, यहाँ पे एक्टिव नहीं थे, 1908 में ये थे। और मुजफ्फरपुर बिहार बिहार में इन्होंने किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ और डॉटर जो थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। मिस्टर कैनेडे डाइड इन द इंसिडेंट। प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ऑफ द गिल्ट। उनको ये गिल्ट था कि मैंने किसी निर्दोष की हत्या कर दी। और जो खुदीराम बोस थे उन्होंने उनको मतलब हैंग कर दिया गया। एंड ये हमने पढ़ा भी था, ये सबसे यंगेस्ट थे जिन 18 ईयर्स में इनको हैंग कर दिया गया था। चलिए देखते हैं। कदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन अफगानिस्तान नहीं, म्यांमार नहीं, इंग्लैंड नहीं, यूएसए। हमने देखा अभी अफगानिस्तान में जो राजा महेंद्र प्रताप रहेंगे और बरकतुल्ला, ये दोनों मिलके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे पहले इंडिया, मतलब वहाँ पे अफगानिस्तान में। एंड जो हमारे महेंद्र प्रताप रहेंगे वो प्रेसिडेंट रहेंगे, एंड जो हमारे बरकतुल्ला है वो हमारे पीएम रहेंगे। ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं बिकॉज आप जब इसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको, जब आप बार बार उसको रिकॉल करेंगे और आप इसको 2-3 बार और पढ़ेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। आपको ज्यादा स्ट्रेस दे के इसको नहीं क्रैम करना है। When was the गदर पार्टी established? गदर पार्टी कब स्टेब्लिश हुई? वेयर वॉज द, सॉरी, कहाँ पे स्टेब्लिश हुई? जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, यहाँ पे देखता हूँ ये यूएसए है। चलिए आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गदर पार्टी, सेम क्वेश्चन है यूएसए। द गदर, गदर वॉज अ, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गदर क्या है। रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर एट बर्लिन, कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विथ हेडक्वार्टर एट ताशकेंट। तो हमने इसको देखा था कि ये हमारा यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। और ये फॉर्म कब हुआ था? 1930 में। आप याद रखिएगा कि जब हम 1905 की बात करेंगे तो यहाँ पे होम रूल लीग आएगा। कहाँ पे? लंदन में। लेकिन जब हम 1913 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा गदर पार्टी। ये इसका हेडक्वार्टर रहेगा सैन फ्रांसिस्को। यस, बस ऐसे याद रखिए, क्योंकि वो कभी भी दे सकते हैं कि जो हमारा होम रूल लीग है और जो हमारा गदर पार्टी है, इसका वो क्रोनोलॉजी में दे सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है गदर पार्टी का? सैन फ्रांसिस्को, हमने देखा है। वेयर वॉज द गदर रिवोल्यूशनरी हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बेस? कहाँ पे थे वो? सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका? कि जो गदर रिवोल्यूशनरी थे जो कि एक्टिव हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, कहाँ पे थे? तो ये लिखा हुआ है वेस्ट अमेरिका। During the First World War, San Francisco in North America was the center of revolutionary of Ghadar movement. San Francisco is situated in the western part of United States area of America. जो सैन फ्रांसिस्को है वो वेस्टर्न पार्ट पे है, इसीलिए ये सही है। बट इफ वन टेक्स टर्म्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, देन द आंसर विल बी ऑप्शन डी। जनरली अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये ऐसे ऐसे आता है और फिर भी आएगा, और फिर नीचे साउथ अमेरिका आता है। तो वो हम देखते हैं मैप में। व्हाट वाज द कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ गदर रिवोल्यूशन? क्या कॉज था गदर रिवोल्यूशन का? अरेस्टिंग ऑफ लाला हरदयाल, कामागातो मारो इंसिडेंट, ये तो हमारा ऑलमोस्ट 1942 के टाइम पे हुआ था। और हम देख रहे हैं कि हमारा 1913 में गदर का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
उसके बाद हैंगिंग ऑफ करतार सिंह साराभास। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट टॉर्च बेरर ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो बिकेम इनएक्टिव इन 1914। जब सडनली वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो मतलब हुआ, तो इस इंसिडेंट के बाद में इंडियन नेशनलिस्ट ने सोचा कि हम इसका एडवांटेज लेते हैं। इस टाइम पे एक फेमस कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, any distress on England is an advantage for India and it should be taken as a chance। बोला गया कि जो इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस है या फिर कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ हैं, तो उसका इंडिया में उसको एडवांटेज लेना चाहिए, ऐसा बोलते थे। नॉर्थ अमेरिका गदर रिवोल्यूशनरी और इंडिया में लोकमान तिलक, एनी बेसेंट और उनके जो भी स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने इसका अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया। गदर रिवोल्यूशनरी थ्रू द आर्म स्ट्रगल ट्राइज टू ओवर थ्रू द ब्रिटिश रूल। बेसिकली उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो हमारी जो यूरोप मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो वीक है, और वो इस टाइम पे वीक है, तो हम उन पे हम वार कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम इनकी जो भी वीकनेस है उसका हम फायदा उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर फेंक सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द रिपब्लिक गवर्नमेंट अब्रॉड। तो अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था वो किसने फॉर्म किया था हमारा, चलिए ये देखा था हमने, ये थे हमारे प्रताप सिंह, सॉरी महेंद्र प्रताप एंड बरकतुल्लाह जी, हमने देखा था। देखते हैं, महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रस बिहारी बोस, ननोता बोस। तो ये क्या होगा, महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या पे दिया है, महेंद्र प्रताप एस्टेब्लिश फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल इन अफगानिस्तान एट काबुल इन अफगानिस्तान इन 1950। तो अगर इनकेस क्वेश्चन आता है कि कब उसका फॉर्मेशन हुआ, जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में, तो वो 1915 है। तभी हमने 3 क्रोनोलॉजी पढ़ा, पहला हमने हिंदुस्तान सॉरी होम रूल लीग पढ़ा लंदन में, दूसरा हमने गदर पार्टी पढ़ा 1913 में, एंड थर्ड हमने पढ़ा 1915 में हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद राजा महेंद्र प्रताप एज इज प्रेसिडेंट एंड बरकतुल्ला जो थे वो क्या थे, उसके पीएम थे, was established during the First World War in Afghanistan, Kabul हमने देखा भी। Interim government under the leadership of Raja Mahendra Pratap Singh was founded in Kabul with the support of Germany during the यहाँ पे लिखा गदर मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो था ही नहीं। उसके बाद होम रूल मूवमेंट, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। बेसिकली इस टाइम पे यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रताप ने खुद को प्रेसिडेंट बताया और जो मौलवी बरकतुल्ला खान थे इन्होंने पीएम बताया। जर्मनी एंड रशिया ने इनको रिकॉग्निशन दिया था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्मनी और रशिया दोनों ने ही इनको रिकॉग्निशन दिया था कि हाँ मतलब वो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। वो इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अभी हमने देखा वो कौन थी, भिकाजी रुस्तम कामा, इनको बोला जाता था मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। हमने इसको ऊपर ही पढ़ा था कि जो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन है वो भिकाजी मुस्लिम कामा मैम थी, हमने ऊपर ही देखा था। तो वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। शी वॉज born to an extremely wealthy Parsi business family. She led the revolutionary movement from America and Europe for India's freedom at the International Socialist Congress held at Germany। हमने देखा था कि ये फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को फॉरेन लैंड पे होस्ट करा था, एंड देन उसको जो है यहाँ पे हमने देखा कि उनका जो भी जर्नी था वो यहाँ पे मतलब फॉरेन लैंड पे उन्होंने पहली बार फ्लैग होस्ट करा था। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। सी स्ट्रगल विथ फुल स्ट्रेंथ फॉर इंडियन फ्रीडम एंड वर्कड इट residing in Paris. In 1935 she returned to Mumbai and in August 1936 she died. She was popularly known as Mother of Indian Revolution। सॉरी आगे देखते हैं। मैडम कामा unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris in the year 1907। ठीक है, मैडम कामा सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट। हाँ, तुमने ये देखा था कि वो प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने एक्ट किया था दादा भाई नौरोजी के। मैडम कामा वॉज born टू पारसी, तो हमने ये भी देखा था। बट ये जो इन्होंने नेशनल फ्लैग लिखा है वो भी पेरिस में, तो यहाँ पे ये गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने जर्मनी में किया था, स्टटगार्ट में किया था उन्होंने। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो 1961 में उनका पारसी थी वो, वी ऑल नो।
उसके बाद सौरभ जी पटेल जो थे उनके फादर थे। उसके बाद शी वॉज मैरिड टू रुस्तम जी, ही वॉज एन एडवोकेट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट। मैडम कामा जो थी उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी की तरह एक्ट किया था दादा भाई नौरोजी के इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। After some period, she associated herself with the freedom movement when she came into the contact of European scholar and student. एंड यहाँ पे देखिए उन्होंने अनफोल्ड किया था ये जर्मनी के स्टटगार्ट में। उसके बाद वो इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन में देख लिया तो भिकाजी कामा है। अमंग द फॉलोइंग वुमेन हु वाज द फर्स्ट टू अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर हमने देख लिया भिकाजी कामा। वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907 हमने देखा ये स्टटगार्ट था जर्मनी का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। Where did Madam Kama unfold India's same question as third girl? Which of the following pair got sentenced to hanged for assassination of the British officer in London? हमने अभी इसके पहले जब हम कंटेंट कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे दो ऑफिसर हैं जिनको हैंग कर दिया गया था बेसिकली क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को असैसिनेट किया था इंग्लैंड में। तो राजगुरु एंड सुखदेव तो इंडिया से रिलेटेड है, ये तो नहीं होंगे। नेक्स्ट है खुदीराम बोस एंड सूर्य सेन, तो ये भी हमने देखा था कि ये यहाँ पे एसोसिएटेड है तो वो नहीं है। जो हमारा चित्तगौड़ और मरे की रेड होगा वो हमारे सूर्य से रिलेटेड है। उसके बाद मदनलाल धिंगरा उधम सिंह हमने देखा था यही होंगे। करतार सिंह सारवा एंड अशफाकुल्ला खान तो ये नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे उधम सिंह है वो माइकल ओ डायर को असैसिनेट करेंगे बेसिकली, उनको उसके लिए डेथ सेंटेंस दिया गया था। एंड जो हमारे मदनलाल ढिंगरा है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को किल करेंगे जिनका नाम था कर्जन वैली एंड कौशजी लाल काला, और उनको उन्होंने गन शॉट से फायर किया था। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल डायर को नहीं, ये मेन कल्प्रिट थे लेकिन उन्होंने मारा माइकल ओ डायर को था, इससे याद रखिएगा। हु वॉज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कॉलोनल वाइली, तो यहाँ पे दिया हुआ मदन लाल ढिंगरा। वॉट, यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कॉमन अमंग मैडम बिकाजी कामा एम बरकतुल्ला VVS अय्यर एंड एम एन रॉय, यहाँ पे क्या था देखिए। ऑल ऑफ देम वर लीडिंग मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे एम एन रॉय तो कम्युनिस्ट से रिलेटेड थी हमने देखा था। एम बरकतुल्ला वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड द रेस्ट वर मिनिस्टर इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी एट काबुल। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो अभी तक नहीं पढ़ा तो हम इसको गलत ही मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। All of them were among the prominent revolutionary outside India, operating in different country during the freedom movement. ठीक है। All of them were accused in the case relating to the throwing bomb on Lord हार्डिंगे। नहीं ये तो गलत है, मैंने देखा था यहाँ पे सी होगा। देखिए यहाँ पे ये प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी है जो कि हमारे आउटसाइड जितने भी डिफरेंट कंट्री में जो फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था उससे एसोसिएटेड है। तो कम्युनिस्ट वाला ये वाला तो गलत हो गया, फिर हमने ये भी देखा ये भी गलत था। यहाँ पे एम बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे महेंद्र प्रताप थे वो प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। वो फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन। तो अभिनव भारत सोसाइटी कौन वो करेगा? तो ये हमारे विनायक दामोदर सावरकर, जो कि हमारे जिनको वीडी सावरकर भी बोलते हैं। जो हमारे अभिनव भारत सोसाइटी है वो 1906 में यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के चलते इंडिया में बैन हो जाएगा। फिर वीडी सावरकर जाके इसको लंदन में स्टैब्लिश करेंगे जब वो लॉ की पढ़ाई करने गए थे वहां पे। चलिए ये देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। व्हाट वाज कामाता गारू कामाटा गारू कामाता कामागाता मारू, सॉरी वो थोड़ा हम्बल होएगी ना। अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, नहीं हमने ये नहीं देखा था। पेजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना, नहीं। अनदर शिप ऑफ वॉयज टू कनाडा, हमने यही देखा था कि जो हमारा शिप रहेगा ये कनाडा के जो हमारा कनाडा का जो पोर्ट है वैनकवर पोर्ट वहां पे जाएगा। फिर वहां के जो जो हमारे कैनेडियन अथॉरिटीज रहेंगे वो मना कर देंगे, उनको बोलेंगे आप यहाँ पे मत आइए, मतलब उनको बेसिकली शिप से ही नहीं उतरने दिया जाएगा। तो जब वो वापस आएंगे तो हमने एक कमेटी देखी थी, शोर कमेटी, और हमने इसको याद कैसे किया था अगर आपको याद हो तो चलिए हम इसको फिर से याद करते हैं। कि शोर कमेटी में पहले जो मेंबर होंगे तो जो भी उनको रहम आएगा तो बोलेंगे चलो ठीक है हम हेल्प करते हैं लोगों की।
तो वो राहीन थे पहले, रहम से राहीन। दूसरे थे कि अगर उनके पास बल रहेगा तभी वो लड़ेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, तो बलवंत सिंह थे। तीसरा है कि उनके वो पढ़े लिखे होने चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पाठक करके थे, हमने 3 देखा था, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, नेम्स के साथ में तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, बट अगर आप इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है सोहन लाल पाठक, जो हमारा कामा कामाता गातू कामागातू मारू कामागाता मारू जो था हमारा, वो जापानीज डिजाइनर था। और ये बेसिकली पंजाबी बिजनेसमैन थे गुरदीप सिंह, जो कि इंडियन इमाइग्रेंट्स को कनाडा मतलब लेके गए थे, फिर वहां से वो लेके आए कि जिसमें से फिर ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो फायरिंग कर देगी, जिसमें 20 लोग मर जाएंगे, एक जो है डूब जाएंगे, 202 पैसेंजर को जेल में भेज दिया जाएगा। तो यही है। और ये बजबज पोर्ट पे आए थे कलकत्ता के, ये याद रखिएगा। और वहां के जो वो पोर्ट पे गजाने वाले थे वो वैंकूवर पोर्ट था। चलिए, कामागाता मारू इज फेमस फॉर बीइंग 10,000 फीट हाई प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नहीं ड्यू टू फेस्टिवल ऑफ हिलेरियन, नहीं बीइंग अ शिप, एक शिप था। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विथ कामागाता मारू, कौन एसोसिएटेड थे? यहाँ पे लिखा है सरदार अजीत सिंह, नहीं। बाबा गुरदीप सिंह हमने देखा था, सरदार भगत सिंह नहीं, हमने नाम ही नहीं पढ़ा, वीडी सावरकर का नहीं पढ़ा। चलिए देखते हैं, वो गुरदीप सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं, मतलब वो गुरदीप सिंह थे। व्हाट वाज कामागाता मारू, हमने देख लिया कि एक शिप था। चलिए देखते हैं, बस है तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप याद रखिएगा। वैसे अब वन लाइनर क्वेश्चन हम 2025 का क्वेश्चन पेपर हमने देखा है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो वन लाइनर क्वेश्चन अभी अवॉइड कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इसमें पूछ रहे हैं कि कैसे, आपने देखा होगा कि कैसे लाइक वो एक क्वेश्चन में 2-3 वो देते हैं, उसके बाद वो पूछ रहे हैं, तो सेक्शन 2-3 होता है, आप अगर देखें तो। चलिए तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले भी, प्लस वो 2-3 क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट उसमें बना के देंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी आप जितना रिवाइज करेंगे, आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट उतनी ही रिवाइज होंगे। और जब वो पॉलिश होंगे तो आप जब अटेंड करेंगे क्वेश्चन, तो आप बहुत कम टाइम में भर पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने बोला कि यहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जरूर आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि द फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, हमने देखा कि गदर पार्टी का फाउंडेशन कब हुआ था? 1913 में। उसके बाद दिया गया है चिटगोंग आर्मरी रेड, उसके बाद सेटअप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी एट बर्लिन, उसके बाद सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। तो हमने ये देखा, उसके बाद यहाँ पे जो गदर पार्टी का फाउंडेशन है, और गदर पार्टी कहाँ पे बना था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। ये हमारा अर्ली 20th सेंचुरी में बनेगा, जो कि हमारा 1913 रहेगा। उसके बाद जो हमारा चिटगोंग है, ये 1930 में होगा, हमने इसको कल देखा था, मीन्स जो प्रीवियस सेशन है उसमें देखा था 1930 में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि सूर्य सेन जो थे वो उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद इसको जो हमारा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में फॉर्म होगा, जो कि बर्लिन कमेटी था। और 1915 के बाद में इसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से उसको रीनेम कर दिया जाएगा। उसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये जाके बॉम्ब जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंकेंगे, जब वो सेशन में था। लेकिन वो जो है हार्मलेस था, तो याद रखिएगा कि ये 1929 में हो गया, ये हमारा 1913 में हो गया। तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, और उसके बाद ये हमारा ये जो बर्लिन कमेटी था, इसी को इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी रीनेम कर दिया गया था 1915 में। तो पहला हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड हो जाएगा, फिर हमारा फोर्थ हो जाएगा, फिर हमारा सेकंड हो जाएगा। ये आगे देखिएगा। चलिए देखते हैं, ये एक बार में नहीं होगा, बट धीरे धीरे हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्वदेशी सेवक होम, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, आईएनए, या फिर जो आजाद हिंद फौज था वो, जैसे कि वैनकूवर, और उसके बाद सीटल, सैन फ्रांसिस्को, रंगून।
तो देखिए हमें आपको पता है कि जो हमारा युगांतर आश्रम है वो हमारा सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट हम उसको ऐसे करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्वदेशी सेवक होम है, ये हमारा वैंकूवर में हो जाएगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड इंडियन हाउस, तो हमारा ये सिटिल में हो जाएगा। फिर युगांतर आश्रम जो है वो हमारा सैन फ्रांसिस्को में है। फिर हमारा आजाद हिंद तो यहाँ पे रंगून में हो जाएगा। तो ये चारों ही सही दिए हुए हैं, इसको आप याद कर लेना। हु हैड एस्टेब्लिश, इसमें आप समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, आपको इसमें फैक्ट ही रटना पड़ेगा। हु हैड एस्टेब्लिश्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये हमने देखा था कि रास बिहारी बोस जो है वो हमारे 1942 में एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाएंगे, और ये जापान में थे। और उसके बाद ये बैंकॉक कॉन्वेंशन भी होगा 1942 में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाएंगे, और इनको ही फिर प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है इसी का। तो उसी के साथ में हमने जो भी हमारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम जो है बंगाल का पार्टीशन होगा 1905 में। उसके बाद उसको एन्यूल कर दिया जाता है 1911 में, मतलब जब हमारे जॉर्ज चार्ल्स जब हमारे इंडिया आएंगे, तो उसके बाद उनको कोई भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। वो दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली दरबार लगेगा, बट उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, उनका स्वागत ही नहीं होगा उस तरीके से। तो फिर ये क्या करेंगे, एन्यूल कर देंगे। वो बोलेंगे जो आपने पार्टीशन किया है बंगाल का उसको हटाओ आप। तो वो सारी चीजें होंगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट आया, फिर कैसे स्प्लिट हुआ। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप प्लीज शॉर्ट नोट बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए, बिकॉज रिविजन से ही आप जो भी क्वेश्चन है आप उसको इजिली कर पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं बार बार देखेंगे, आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नेम होते हैं, सिमिलर नेम, और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप उसको रिवाइज करें, एंड बार बार रिवाइज करके आप अपने नोट्स को भी रिफाइन करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।